भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम नारायण पंडित विरचित हितोपदेश के मित्र लाभ पर दृष्टिपात करेंगे। सबसे पहले हम हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित के सामान्य परिचय को देखते हैं। हितोपदेश ग्रंथ के रचयिता नारायण पंडित संस्कृत के महान नीतिकार एवं शिव उपासक हैं। नारायण पंडित बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित कवि थे। नारायण पंडित के द्वारा इस ग्रंथ का जो प्रेरणा स्रोत है वह पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन के अज्ञानी यानी अल्पमति पुत्रों को नीति शिक्षा प्रदान करने का संकल्प था। विशिष्टता देखें इस ग्रंथ की तो कथा शिल्प के माध्यम से नीति, धर्म और व्यवहार कुशलता का ज्ञान इसमें प्रदान किया गया है। नारायण पंडित ने ग्रंथ की प्रस्तावना में स्वयं स्वीकार किया है कि पंचतंत्रात् तथा अन्य अस्मात् ग्रंथाद आकृष्य लिखिष्यति, यानी नारायण पंडित कह रहे हैं कि पंचतंत्रात् तथा अन्य अस्मात् ग्रंथाद आकृष्य लिखियते, यानी यह ग्रंथ पंचतंत्र व अन्य ग्रंथों से आकृष्ट है। इस तरह से हितोपदेश ग्रंथ का जो प्रमुख प्रेरणा स्रोत ग्रंथ है वह पंचतंत्र, कामनिंदकीय, सार, सुख सप्तति और वेताल पंचविंशतिका को माना जाता है। स्थिति काल पर दृष्टिपात करते हैं तो डॉक्टर A.B. किथ के द्वारा इनका जो स्थिति काल है नारायण पंडित का वह 900 ईसा से 1373 ईस्वी के बीच माना गया है, यानी इनका जो रचना काल है हितोपदेश का वह 14वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। अन्य मत पर दृष्टिपात करें तो पाल साम्राज्य के दौरान पूर्वी भारत यानी बंगाल में इसके उद्भव की प्रबल संभावना थी, तो इस कारण से इसका समय 11वीं से 12वीं शताब्दी भी माना जाता है। हितोपदेश का सर्वाधिक प्रामाणिक मत हितोपदेश की प्राप्त सबसे पुरानी नेपाली हस्तलिपि मानी जाती है, जिसका समय 1373 ईस्वी स्वीकार किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में रचना काल मुख्य रूप से 14वीं शताब्दी यानी लगभग 1373 ईस्वी माना जाता है, जो नेपाल से प्राप्त पांडुलिपि पर आधारित है। हितोपदेश जो ग्रंथ है वह ग्रंथ 4 भाग यानी 4 तंत्रों में विभाजित है। पहला तंत्र है मित्र लाभ यानी मित्र प्राप्ति, दूसरा तंत्र है सूर्योदय भेद यानी मित्रों में फूट, तीसरा विग्रह यानी संधि और तीसरा विग्रह यानी संघर्ष और चौथा संधि यानी मेल मिलाप। यानी जो हितोपदेश है वह 4 भागों में विभाजित है, मित्र लाभ, सूर्योदय भेद, विग्रह और संधि। प्रथम तंत्र यानी इसके जो भाग है उस पर दृष्टिपात करें तो मित्र लाभ यानी मित्र प्राप्ति में 8 उपकथाएं हैं तथा 212 श्लोकों में यह निबद्ध है, और हितोपदेश का यही तंत्र हमारे परीक्षा में पढ़ने के लिए निर्देशित है। दूसरा जो तंत्र है सूर्योदय भेद यानी मित्रों में फूट, इसमें 9 उपकथाएं और 184 श्लोकों में यह निबद्ध है। तीसरा तंत्र है विग्रह यानी जिसे संघर्ष भी कहते हैं, इसमें 9 उपकथाएं तथा 149 श्लोकों में यह निबद्ध है। और चौथा है संधि यानी मेल मिलाप, ये 12 इसमें उपकथाएं हैं तथा 134 श्लोकों में यह निबद्ध है। हितोपदेश में मुख्य 4 कथाएं
तथा 39 उपकथाएं हैं। इस तरह से इसमें कुल जो कथाएं हैं वो 43 कथाएं इसमें मानी गई है। इन 43 कथाओं में से 25 कथाएं तो पंचतंत्र से ही ग्रहण की गई है तथा शेष जो 18 कथाओं में कुछ पर वेताल पंचविंशति का और कुछ पर सुक्त सप्तशती का प्रभाव देखा जाता है। इस रचना में कुल 726 श्लोक हैं। पंचतंत्र की अपेक्षा इसमें पद्यों पर अधिक बल दिया गया है। इसके कुछ पद्य कामनंदिकीय नीतिसार रचना से भी संकलित किए गए हैं। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो पंचतंत्र में 5 तंत्रों में विभाजित है, जबकि हितोपदेश में 4 तंत्र ही हैं। पंचतंत्र के जो 5 तंत्र हैं वह इस तरह से हैं। उसमें पहला है मित्र भेद है, दूसरा मित्र संप्राप्ति है, वहाँ पर तीसरा संधि विग्रह, उसको काकुलिकीय कहा गया है। संधि विग्रह उसमें एक साथ ही है। और चौथा लब्ध प्रणाश और पांचवा अपरीक्षित कारकम। इस तरह से पंचतंत्र 5 तंत्रों में विभाजित है और हितोपदेश में केवल 4 तंत्र ही है, जो मित्र लाभ, सूर्योदय भेद, विग्रह और संधि। इस तरह से हितोपदेश की जो प्रमुख किन भागों में यह विभाजित है और पुस्तक किसमें निबद्ध है, कितने श्लोक हैं, इस पर हमने दृष्टिपात किया। उपजीव्य। उपजीव्य से तात्पर्य है कि ग्रंथ की जो कथा वस्तु कहाँ से ग्रहित है। तो हितोपदेश पंडित विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र पर इसका प्रभाव अधिक है। इसके 4 भागों में 4 तो मुख्य कथाएं हैं तथा उनमें के साथ 39 उप कथाओं को जोड़ा गया है। इस प्रकार इसमें कुल 43 कथाएं शामिल है। इनमें से 25 कथाएं तो पंचतंत्र से ग्रहण की गई है तथा शेष 18 कथाओं में कुछ पर वेताल पंचविंशति का तथा कुछ पर सुक्त सप्तशती का प्रभाव देखा जाता है। कथा मुख्य दोनों में पंचतंत्र और हितोपदेश दोनों में समान है। हितोपदेश में 4 तंत्र है और 726 श्लोकों में विभाजित है। इसमें पद्य पर अधिक बल दिया गया है। हितोपदेश में 18 अन्य कथाएं भी है। इनमें से कामनंदी की नीतिसार, वेताल पंचविंशति और सुख सप्तशती का प्रभाव भी इस पर स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होता है। हितोपदेश की विषय वस्तु का लगभग 75वां हिस्सा और 1/3 श्लोक पंचतंत्र से प्रेरित हैं। इस तरह से हितोपदेश जो उपजीव्य है वह पंचतंत्र पर इसका प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। प्रमुख भूमिका देखें। इस पुस्तक की भूमिका के अंतर्गत हम दृष्टिपात करें तो समस्या क्या है। काव्य की रचना का जो आधार है, राजा सुदर्शन के जो पुत्र अज्ञानी और कुमार्गी थे तथा अल्पमति थे, उन पुत्रों को शिक्षा देने के लिए पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की और राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देने के लिए नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की। हितोपदेश में राजा सुदर्शन के पुत्रों के नाम उल्लेखित नहीं है, जबकि पंचतंत्र में उनके नाम बताए गए हैं। बाहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति मूर्ख पुत्रों के नाम भी उल्लेखित हैं। पंडित विष्णु शर्मा यानी कथावाचक द्वारा राजप्रसाद को ही गुरुकुल में बदलना और पशु पक्षियों की निदर्शन कथाओं का प्रयोग कर उन पुत्रों को नीति मार्ग पर अग्रसर करना उल्लेखित किया गया है। हितोपदेश में बताया है कि भागीरथी नदी के किनारे पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है, जहाँ पर सुदर्शन नाम के राजा रहते हैं तथा एक बार राजा ने कोई श्लोक सुना और उस श्लोक को सुनकर राजा ने सुना कि सभी मनुष्यों के अनेक प्रकार के संशयों को नष्ट करने वाला
और परोक्ष में होने वाली बातों को दिखाने वाला शास्त्र रूपी एक दिव्य नेत्र होता है। जिस मनुष्य के यह दिव्य नेत्र नहीं है, वस्तुतः दो चर्म चक्षु के होते हुए भी वह अंधा है। इस तरह से इस श्लोक को सुनकर राजा सुदर्शन अपने मूर्ख पुत्रों को नीति मार्ग पर अग्रसर करने के लिए एक विद्वानों की सभा आयोजित करता है। इस प्रकार से नीति मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ही पंडित नारायण के द्वारा इस हितोपदेश ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य नीति, धर्म और सदाचार की शिक्षा देना, संस्कृत भाषा में निपुणता प्रदान कराना और व्यावहारिक जीवन में सफल हुए छात्र ऐसी उनको प्रेरणा प्रदान करना। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो हितोपदेश का मुख्य लक्ष्य केवल संस्कृत सिखाना नहीं, बल्कि नीति विद्या में दक्षता प्रदान करना था। मित्र लाभ के प्रमुख संदेश क्या हैं? तो इसका मूल संदेश है, पशु पक्षियों के माध्यम से नारायण पंडित हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। एकता, सहयोग और निस्वार्थ मित्रता से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। प्रथम यह हमें मूल संदेश दिया गया है इस पुस्तक में। दूसरा, नीति दर्शन, वसुधैव कुटुंबकम, यानी विश्व एक परिवार है की अवधारणा का प्रतिपादन भी इस मित्र लाभ में किया गया है। कथा संरचना में देखें तो एक मुख्य कथा के भीतर 8 उपकथाएं इस मित्र लाभ में समाहित है। इसमें एक मुख्य कथा है और उस मुख्य कथा के भीतर ही 8 उपकथाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। हितोपदेश का प्रथम जो तंत्र मित्र लाभ सबसे महत्वपूर्ण परिच्छेद है और इसमें कुल 212 श्लोक निर्दिष्ट हैं। इसके जो प्रमुख 6 चरणों में इस पुस्तक मित्र लाभ को विभाजित किया गया है। चरण प्रथम देखें तो इसमें गोदावरी तट पर विशाल सेमल वृक्ष और वहाँ पर चित्रग्रीव यानी कबूतरों का राजा और उसका दल शिकारी के जाल में फंस जाता है। इस घटना को कथा के रूप में समाहित किया गया है प्रथम चरण में। दूसरा चरण चित्रग्रीव यानी कबूतरों के राजा की सलाह और सभी पक्षी एक साथ उड़कर जाल को लेकर चले जाते हैं। जब कथा पढ़ेंगे तो ये सारे विस्तृतता से इसके विवरण को देखेंगे। चरण 3 में हिरण्यक चूहा द्वारा जाल काटना और पक्षियों को मुक्त करना उल्लिखित है। चरण 4 में लघुपतनक कौवे का हिरण्यक से मित्रता करना। चरण 5 में मंथरक कछुआ और चित्रांग हिरण का इस मित्र मंडली में जुड़ना। और चरण 6 में परस्पर सहयोग से हिरण और कछुए की शिकारी से प्राण रक्षा। इस तरह से 6 चरणों में इस ग्रंथ को मित्र लाभ को समाहित नारायण पंडित के द्वारा किया गया है। परीक्षा दृष्टि से मित्र लाभ हितोपदेश का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण परिच्छेद है। इसमें कुल 212 श्लोकों में यह निबद्ध है। प्रमुख पात्रों पर दृष्टिपात करें। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु है। पात्र में पहला देखिए चित्रग्रीव, जो कबूतरों का राजा है और इसकी चारित्रिक विशेषताओं में यह धैर्यवान, कुशल नेतृत्व और बुद्धिमान है। दूसरा पात्र लघुपतनक, जो प्रजाति में कौवे की प्रजाति में आता है। दूरदर्शी, बुद्धिमान और नितज्ञ इस लघुपतनक नामक कौवे की चारित्रिक विशेषताएं हैं। हिरण्यक, यह चूहे की प्रजाति में आता है। इसकी चारित्रिक विशेषताओं में यह चतुर, सहायक और सच्चा मित्र यानी विपत्ति में साथ देने वाला है। मंथरक, यह प्रजाति में कछुआ के अंतर्गत आता है, जो स्थिरचित्त, धैर्यवान और ज्ञानी है। चित्रांग, जो प्रजाति में हिरण है तथा इसकी चारित्रिक विशेषता में देखें तो निर्दोष, तेजस्वी, किंतु जल्दबाजी के कारण ये सिंहार के जाल में फंस जाता है। इस तरह से इस हितोपदेश के मित्र लाभ में ये प्रमुख पात्र हैं तथा इन पात्रों की ये चारित्रिक विशेषताएं हमने देखी। ये सभी
पात्र पशु पक्षी होते हुए भी मानवीय प्रवृत्तियों के सटीक प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिभाषित होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो हितोपदेश में बटारकवार यानी इस ग्रंथ में रविवार के लिए बटारकवार यानी छुट्टी के दिन का शब्द का प्रयोग भी किया गया है। यानी आज हम जो रविवार शब्द देखते हैं उस समय हितोपदेश में बटारकवार शब्द का प्रयोग किया गया है। गौरीवत्र मित्र लाभ परिच्छेद की छठी कथा वृद्ध स्त्री और उसके युवा पति की कथा में गौरी व्रत का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। स्थान उल्लेखों में देखें तो किन किन स्थानों का प्रयोग किया गया है तो हितोपदेश की कथाओं में मित्रलाभ में पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मालवा, हस्तिनापुर, कान्यकुब्ज और कलिंग आदि ऐतिहासिक स्थानों का प्रामाणिक वर्णन प्राप्त होता है। कथा शैली में निर्देशन कथा में दृष्टांतों और व्यंग्य के माध्यम से शिक्षा देने की विधा का प्रयोग किया गया है। परीक्षा दृष्टि से हितोपदेश नीति और निर्देशन कथाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो छात्रों को नैतिक और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। अब हम हितोपदेश में कुछ श्लोकों के बारे में बताया है उस पर दृष्टिपात करते हैं और उसमें बताया है नारायण पंडित कह रहे हैं सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यम आहुर अनुत्तमम आहार्यत्वदान अघर्त्वाद अक्षत्वाच सर्वदा। क्या कह रहे हैं? सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यम आहुन अनुत्तम आहार्यत्वाद अघर्त्वादक्षत्वाच सर्वदा। यानी सर्वदा आहार्यत्वात् अनघर्त्वात् अक्षत्वात् च सर्वद्रव्येषु विद्या एव अनुत्तम द्रव्यम अस्ति इति आहु। नारायण पंडित कह रहे हैं कि सभी धनों में विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है क्योंकि इसे चुराया नहीं जा सकता, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती और बांटने पर भी यह कभी नहीं घटता है क्योंकि यह विद्या धन सदा चुराने योग्य न होने से, अमूल्य होने से और क्षयरित होने से सभी धनों में विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अगला श्लोक नारायण पंडित कह रहे हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसंच मूर्खानाम निर्दया कलेन वहा। यानी बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के चिंतन में बीतता है जबकि मूर्खों का समय व्यसन, नींद निकालने और लड़ाई झगड़े करने में नष्ट होता है। इस तरह से ये मित्र लाभ के प्रारंभ में कुछ श्लोक बताए गए हैं। एक अगला श्लोक जो नारायण पंडित करें माता शत्रु पिता वेदी ये बालो न पाठित न सोबते सभा मध्य हंसे मध्य बखो यथा। यानी जो माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते या शिक्षा प्रदान नहीं करते वे उनके शत्रु के समान है। किस तरह से जिस प्रकार अनपढ़ व्यक्ति विद्वानों की सभा में शोभा नहीं देता वैसे ही जिस प्रकार से हंसों के बीच बगुला शोभायमान नहीं होता है। यानी जो माता पिता अपने बच्चों को नीतिपरक शिक्षा आदि प्रदान नहीं करते, उनको विद्या रूपी ज्ञान प्रदान नहीं करते, वे शत्रु के समान है और वह बच्चा अनपढ़ व्यक्ति विद्वानों की सभा में वैसे ही शोभा नहीं देता है जैसे हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं देता है। अगला श्लोक है अजर अमरवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। क्या करें? अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। कवि नारायण पंडित कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं को अजर अमर मानकर विद्या और धन का अर्जन करना चाहिए, परंतु धर्म का आचरण कर यह सोचकर करना चाहिए मानो मृत्यु ने उसके बाल पकड़ रखे हो। यानी हितोपदेश के नारायण पंडित कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य स्वयं को अजर अमर मानकर विद्या और अर्थ का चिंतन करे, किंतु मृत्यु ने बाल पकड़ रखे हैं ऐसा समझकर धर्म रूपी आचरण भी वह करता रहे। यानी धर्म के आचरण में व्यक्ति को किसी भी प्रकार की
इसमें किसी भी प्रकार की धर्म आचरण में व्यक्ति किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करे, क्योंकि मृत्यु कभी भी व्यक्ति को आ सकती है। इसीलिए व्यक्ति धर्म रूपी मार्ग का प्रतिदिन प्रतिपल अनुसरण करता रहे। कुछ उक्तियां बताई हैं। लोभ पापस्य कारणम, लालच ही सभी पापों का मूल कारण है। यह कथा वृद्ध बाघ और पथिक वाली कथा में यह उक्ति आती है। छिद्रेष्वन अर्थाः बहुली भवन्ति, क्या कह रहे हैं कि छिद्रेष्वन अर्थाः बहुली भवन्ति, यानी कमजोरियाँ, यानी छिद्रों के समय विपत्तियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी जब एक विपत्ति आती है तो उसके ऊपर दूसरी विपत्ति भी आती है। जिस प्रकार एक छिद्र हो जाने पर और भी छिद्र होते रहते हैं, उसी प्रकार विपत्ति पर विपत्ति आना यह जीवन का स्वाभाविक सत्य है। चक्रवत परिवर्तनते दुखानी च सुखानी च, पहिए के समान दुख और सुख जीवन में निरंतर घूमते रहते हैं। माँ कवि भास ने भी इस संदर्भ में उक्ति स्वप्नवासव दत्ता में भी आती है। चकार पंक्ति रेव गच्छति भाग्य पंक्ति, यानी जीवन चक्र में सुख और दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। कुछ पारिभाषिक शब्द देखते हैं जो संस्कृत में है, उनका हिंदी अर्थ इस मित्र लाभ में आए हैं, परीक्षा उपयोगी हैं। बटारकवार यानी छुट्टी का दिन, जिसे हम रविवार कहते हैं, इसका अर्थ यह होता है। उपजीव्य, उपजीव्य का तात्पर्य प्रेरणा स्रोत, आधार ग्रंथ, यानी जो हितोपदेश ग्रंथ है उसका जो उपजीव्य कौन से ग्रंथ है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। तो इस पर प्रमुख प्रभाव पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित नारायण पंडित के इस ग्रंथ हितोपदेश पर पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र का प्रभाव दिखाई देता है। वह उसका उपजीव्य ग्रंथ पंचतंत्र है हितोपदेश का। फिर सूरधः, सूरधः का अर्थ जो हमारे हृदय में हमारे प्रति अच्छी भावना रखे, इसका हिंदी अर्थ होता है सच्चा मित्र। विपत्ति आपदाम, यानी संकट आपत्ति। हेम मृगिष्य, हेम मृगिष्य का अर्थ होता है सोने का हिरण। निर्देशन कथा, दृष्टांतों और उदाहरणों से युक्त कथा। नीति कथा या नीति विद्या, राजनीति एवं कूटनीति का ज्ञान इस नीति विद्या को कहा जाता है। अनुवाद और गद्यांश व्याख्या वाले प्रश्नों में पारिभाषिक शब्द परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है। इसके लिए इसके अर्थ को हमने देखा। अब हम हितोपदेश ग्रंथ की आधुनिक प्रासंगिकता क्या है उस पर दृष्टिपात करते हैं। पहला बिंदु है इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी रोचक कथाओं के माध्यम से हितोपदेश में जटिल नीति दर्शन को सरल बनाना आधुनिक शिक्षा शास्त्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा पॉइंट है इसमें कूटनीति एवं नेतृत्व, धर्म, युद्ध और कूटनीति का इसमें संतुलन उल्लेखित है। संकट के समय त्वरित निर्णय और योग्य मित्रों का चयन इस हितोपदेश की प्रमुख विशेषता प्रतिभाषित होती हुई दिखाई देती है। वैश्विक दर्शन को देखें तो वसुधैव कुटुंब के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानकर पारिस्थितिकी संतुलन और सहअस्तित्व का संदेश इस ग्रंथ में दिया गया है। इस तरह से हितोपदेश केवल प्राचीन नीति शास्त्र नहीं बल्कि जीवन प्रबंध का शाश्वत विज्ञान है। इस तरह से आज हमने हितोपदेश के मित्र लाभ की भूमिका, नारायण पंडित के सामान्य परिचय को पढ़ा। अगली वाली क्लास में हम इस ग्रंथ में उल्लेखित मुख्य कथा और उसकी आधारित उपकथाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।